एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू अब पे दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथ फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि आई हुई है यूपी ट्रिपल एससी से उत्तर प्रदेश में। तो आज हमारी नॉन फार्मा की ये पहली क्लास रहने वाली है। उसके लिए जो लगातार आप लोगों का जो है कमेंट आ रहा था और आप लोग लगातार वेट कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड, जैसे ही अपना नॉन फार्मा का सिलेबस उठाएंगे तो सबसे पहला टॉपिक जो है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं। जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही अपना नॉन फार्मा का सिलेबस आप लोग उठाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में रहेगा कि प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो पहला टॉपिक आप लोगों का क्या है, उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास आज पूरा इस वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है अब अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और ये हमारी जो है वीडियो थ्योरेटिकल रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को उत्तर प्रदेश के इतिहास टॉपिक से कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने टॉपिक को ओपन कर लिया और इसमें मैं आप लोगों को 3 से 4 टॉपिक ही पढ़ाऊंगा। और इतना अगर आप लोगों ने फ्रेंड जो है अपना पढ़ लिया, याद कर लिया या लर्न कर लिया, ठीक है, जैसा भी, तो इससे आप लोगों को बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा इस टॉपिक से। और इसकी पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को क्लास के तुरंत बाद जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो दिया गया है कि फ्रेंड, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास भारत के इतिहास एवं भारतीय धर्म में अहम योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश आधुनिक भारत के इतिहास और राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है और यहाँ के निवासियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई है। उदा देवी पासी जिनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, उदा देवी पासी जिनका महत्वपूर्ण योगदान था भारत के स्वतंत्रता सेनानी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि किस महिला योद्धा का प्रमुख जो है योगदान था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना होगा उदा देवी पासी, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे में बीच बीच में आप लोगों को क्वेश्चंस भी बताता चलूंगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास को निम्नलिखित 5 भागों में बांटकर जो है अध्ययन किया जा सकता है। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक एवं वैदिक काल जो 2000 से 500 ईसा पूर्व तक रहा। प्राचीन काल जो आप लोगों का 500 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक रहा। और जो मध्यकाल आप लोगों का 650 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। इस समय काल में अवध क्षेत्र में मुख्यतः पासी समुदाय का शासन रहा। पूर्व मध्यकाल 650 से 1200 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल 1200 से 1750 ईस्वी। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद नहीं करना है, केवल जानकारी लेनी है। ठीक है, जानकारी मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सभी दे रहा हूँ। आधुनिक काल देख लीजिए, जो आज आधुनिक काल है वो आप लोगों का है क्या, 1750 से 1947 ईस्वी तक। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पूर्व आधुनिक काल 1750 से 1857 और उत्तर आधुनिक काल जो 1857 से 1947 ईस्वी तक। और जो 5वां आप लोगों का टाइप रहेगा स्वतंत्रोत्तर, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात 1947 से अब तक। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल। ये मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ इसके बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास, ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। ये आर्यावर्त का प्रमुख भाग था। रामायण में वर्णित तथा हिंदुओं के एक मुख्य भगवान राम का प्राचीन राज्य कौशल इसी क्षेत्र में था। अयोध्या इस राज्य की राजधानी थी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुआ था। संसार के प्राचीनतम शहरों में एक माना जाने वाला वाराणसी शहर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, वाराणसी के पास स्थित सारनाथ जो है सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। तो भाई उत्तर प्रदेश में बहुत सारी यहाँ पर धार्मिक स्थल से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म के में 7वें अवतार भगवान राम, उसके बाद भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में है। और वाराणसी के सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। फिर बड़े राज्यों गुप्त मौर्य
और कुषाण के शासन का अंग रहा। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का केंद्र था। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का केंद्र था। प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो ये आप लोग नक्शा जो है खुद से पढ़ लीजिए, बाद में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग खुद से पढ़ पाएंगे। ठीक है, दिया गया है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है। जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे, तो इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आते थे। अब आप लोगों से क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में कि जब भारत में 16 महाजनपद थे, तो कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? 7 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में ही आते थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण, शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति प्राप्त हुआ, जो पूर्वी जिले देवरिया में स्थित है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे कि भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो वो आप लोगों का कुशीनगर में प्राप्त हुआ, जो पूर्वी जिले देवरिया में स्थित है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, जूम इन कर लेता हूँ। अब होप ये अच्छा दिख रहा होगा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित था, इस राज्य पर शासन कर चुके। इस काल के महान शासकों में चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद और उसके पुत्र सम्राट घनानंद थे, जिसने सिकंदर को युद्धों में हराया था। ठीक है, इस आगे जो है पढ़ देते हैं फ्रेंड में। इस काल के दौरान बौद्ध संस्कृत का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य एवं वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुँचे। ठीक है, तो इस अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य व वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुँचे, मतलब उनका अच्छा विकास हुआ। यहाँ पर जो है मैं इसे और थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। होप क्लियर दिख रहा होगा। गुप्त काल लगभग 320 से 550 के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम 319-335, समुद्रगुप्त 335 से 380 और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 415 इसके प्रमुख सम्राट रहे। एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन, जो काफ़ी फेमस है और यहाँ से एग्जाम्स में भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है और बनेंगे भी, 606 से 647 थे, जिन्होंने कान्य कुंभ आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित अपनी राजधानी से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन हो गया। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पुनरुत्थान के प्रमुख दक्षिण भारत में जन्मे आदि शंकराचार्य थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ हिंदू संस्कृत का केंद्र मानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो है यहाँ पर देख लीजिए कि हिमालय और बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम जो है हिंदू संस्कृत का मठ मानते हैं। मध्यकाल, तो यहाँ पर प्रारंभिक काल पूरा हो गया फ्रेंड। अब हम बात कर लेते हैं मध्यकाल की। इस काल में हालांकि 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, लेकिन उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने गहरवालों, जिनका उत्तर प्रदेश पर शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को हराया। लगभग 600 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव डाली। इस साम्राज्य ने 200 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई
शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी में आगरा में ताजमहल अपनी बेगम की याद में बनवाया गया मकबरा, जो अपने 14वें प्रसव के दौरान चल बसी थी, कि जिसके मरने के 3 महीने बाद उनकी छोटी बहन से निकाह कर लिया बनवाया, जो विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक है। शाहजहां ने आगरा व दिल्ली में भी वास्तुशिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई हैं। तो जो है आगरा व दिल्ली, आगरा की बात करें तो आगरा का ताजमहल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो शाहजहां ने बनवाया था। तो यहाँ से आप लोगों का लिए शाहजहां का शासनकाल जो कि 1628 से 1658 रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके महानतम प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया। हिंदुत्व और इस्लाम के टकराव ने कई नए मतों का विकास किया, जो इन दोनों और भारत की विभिन्न जातियों के बीच आम सहमति कायम करना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानंद लगभग 1400 से 1470 ईस्वी, जिनका दावा था कि मुक्ति लिंग या जाति पर आश्रित नहीं है और सभी धर्मों के बीच अनिवार्यता एकता की शिक्षा देने वाले कवि ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ अपनी लड़ाई केंद्रित की। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृत का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध औध वर्तमान अयोध्या के नवाब के अंतर्गत था, और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं बस इतना ही आप लोगों को जो है पढ़ाऊंगा। कल की वीडियो हमारी शुरुआत होगी ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से। तो जो है उत्तर प्रदेश का मैंने सोचा एक ही वीडियो में जो है कवर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का इतिहास, लेकिन फ्रेंड हम छोटी छोटी वीडियो रखेंगे 2, और जो है पार्ट 2 में ये पूरा कवर हो जाएगा। तो जो है आप लोग टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। अब आप लोगों की नॉन फार्मा की क्लासेस रेगुलर आप लोगों की टॉपिक वाइज चलेंगी, और उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ जो है अभी जो है उपलब्ध हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो पेरेंट कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एमसीक्यू अब।